हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों की जो ये श्रृंखला चल रही है यूपी पुलिस री एग्जाम की, जो आपका अभी जनवरी ये जो जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन का मतलब फिर री एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हम लोग अपनी श्रृंखला चालू किए हैं मैथ्स की, करंट अफेयर्स की और जीके जीएस और हिंदी की, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स को बना के रखिए और बार बार रिवाइज करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो हम लोग आज ये जीके जीएस का तीसरा क्लास हम लोग लेंगे। कौन सा? तीसरे नंबर का क्लास है, क्योंकि इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है। उसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें पूरी जानकारी, पूरा ग्राफ बता के हमने बताया है कि जीके जीएस का कितना वेटेज आता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने पहले सवाल को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। तो भारत में वैदिक सभ्यता विकसित किस नदी के किनारे हुई थी? ठीक है, विकसित 2 बार आ गया है, मतलब मिस टाइप हो गया थोड़ा सा। तो भारत में वैदिक सभ्यता कब विकसित हुई थी, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली सभ्यता जो मानी जाती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद उसके जो भी कारण रहे हो, चाहे बाढ़ आ गई हो या फिर अकाल पड़ा था, उसके कई कारण है। उसके बाद वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी। तो इस सवाल में यह पूछा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई। क्या पूछा जा रहा है? किस नदी के किनारे विकसित हुई? क्या ताप्ती नदी के, तापी नदी को ताप्ती भी बोला जाता है, या फिर गोदावरी नदी के किनारे, या फिर नर्मदा या सरस्वती नदी के किनारे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं तापी नदी और नर्मदा नदी के बारे में। देखिए हमारे यहाँ अगर देखा जाए दक्षिण भारत का अगर थोड़ा सा मैप बनाए तो ये है, ठीक है। इधर क्या पड़ता है? वेस्ट है, इधर क्या है? ईस्ट है, ठीक। वेस्ट की साइड में अरब सागर पड़ता है। क्या? अरब सागर। अरब सागर कहाँ है? भारत के पश्चिमी छोर पर है, पश्चिमी दिशा की तरफ है, पश्चिम दक्षिण में है, ठीक है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये हम इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा इन नदियों के बारे में चर्चा किया जा सके जो ये आपके ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। इन नदियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। इधर देखिए यहां पर होता है, पड़ता है मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से 2 नदियां निकलती हैं, तापी और नर्मदा। तो यहां पर अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से नदी निकलती है। यही 2 मात्र भारत की नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर ऐसा सवाल पूछे कि भारत में वो कौन सी 2 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो वो 2 नदी हैं। कौन कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। याद रहेगा ना, कोई भूलिएगा मत। इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। और सभी नदियां पूछेंगे सर और सारी नदियां किस तरफ से बहती हैं? जितनी भी नदी हैं सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या कोई और भी नदी हो, ब्रह्मपुत्रा हो, तमाम नदियां सब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। बस 2 नदी ऐसी है जो क्या पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यानी कि वे नदियां जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेंगी वो अपना जल अरब सागर में गिराएंगी, और जो नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में नदी गिराएगी, जल गिराएगी, ठीक है। तो 2 नदी कौन कौन सी? ताप्ती और नर्मदा क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं या अरब सागर में गिराती हैं? तो आपका आंसर होगा कि अरब सागर में, ठीक है। इन 2 सवाल नदी को देख लिया गया। गोदावरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। देखिए गोदावरी एक ऐसी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा को। लेकिन दक्षिण भारत की अगर सबसे प्रसिद्ध नदी कोई कोई है तो कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। यह भी एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सवाल होगा, सवाल का जवाब होगा सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती।
सरस्वती नदी के किनारे ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। अच्छा, आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी का सभ्यता किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी के नाम से एक नदी थी, उसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुई, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरा सवाल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स से है। ठीक, आपके जीके जीएस के पोर्शन में थोड़ा सा याद दिला दे, 38 सवाल पूछा जाएगा। कितना? 38 सवाल। उन 38 सवाल में स्टैटिक जीके से सवाल पूछेगा, करंट अफेयर से पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस से सवाल पूछेगा, और जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन सब से सवाल पूछा जाना है। ठीक, उसी के कड़ी में हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके का एक सवाल कि अमर्त्य सेन, ये कौन है? इनका नाम है अमर्त्य सेन, को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? देखिए, थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार अगर आ गया है तो नोबेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है और इसकी स्थापना किसने की। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के संबंध में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके संबंध में? अल्फ्रेड नोबेल के संबंध में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार अगर किसी को दिया गया था तो वो 1901 में दिया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल साहब ने। देखिए, नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने? 5। आप लोग याद रखिएगा, अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो देखिए, मान लीजिए इसको 1, इसको 2, 3, 4 और एक मात्रा लेकर के 5 समझ जाइएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है? 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और वो 5 क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कौन कौन सा क्षेत्र है देख लेते हैं। भौतिकी का क्षेत्र यानी फिजिक्स, इसमें जो अच्छा कार्य करता है, जो शोध करता है पूरे वर्ष भर में, उसको फिजिक्स में नोबेल दिया जाता है। एक होता है रसायन में नोबेल दिया जाता है, और एक होता है मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो बेहतर काम करता है उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और लिटरेचर में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। इस प्रकार से 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? सॉरी, अगर मैं अपने आगे 5 क्षेत्र बताया होगा तो उसके लिए सॉरी, 5 नहीं 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब ये जवाहरलाल नेहरू कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और अंतरिम सरकार जो बनी थी उसके बाद आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री का पद अगर किसी को मिला था तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी योजनाएं लाए। सबसे पहली योजना इनको जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। जो योजना एक बार बनती थी, 5 साल तक उस पर काम किया जाता था, उस योजना को बनाने का काम भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। इस वक्त में अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में 2024 जो चल रहा है, अगर यहाँ पर अगर पूछा जाए कि योजना आयोग आज के समय में है, बोला जाएगा नहीं, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब? 2014 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई। उस योजना को, वो योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया नीति आयोग। ठीक, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? क्या सरकारी सेवा के लिए दिया जाता है, या साहित्यिक सेवा, या अंतरराष्ट्रीय समझदारी, या सामाजिक कार्य के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी, क्योंकि ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है समझदारी, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय अंडरस्टैंड के बारे में, कि किसी भी देश के साथ कैसा संबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, किसी अलग अलग कंट्री के समकक्ष उसका संबंध बेहतर बनाता है अपने राजनयिक के लिए, अपने देश के लिए, तो उस व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा चौथे नंबर का है, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पूर्ण रूप क्या है, यही पूछ रहा है, जो कि मैंने बता दिया।
जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। अम्ब्रेला संगठन का मतलब छतरी, अम्ब्रेला मतलब छतरी, तो एक छत्र छाया के नीचे कई सारे यूपीआई, कई सारे पेमेंट के माध्यम इसके थ्रू संचालित किए जाते हैं, ठीक है। और एनपीसीआई जो है इसकी देख रेख करता है आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को, ठीक है। यही आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो भारत में संचालित सभी बैंकों का देख रेख करता है। इसलिए आप लोगों को मैं बताया कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की थोड़ा सा पाबंदी है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनपीसीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको बोला जाता है हिंदी में। इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, देखिए एक प्रकार का मिशन है जो हरित ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? क्या 2 अक्टूबर 2020 को किया गया था, या 15 अगस्त 2021 को, या 26 जनवरी 2019 को, या फिर 1 जनवरी सन 2022 को? तो एनएचएम, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त सन 2021 को किया गया था। कब? 15 अगस्त 2021 को। 2 अक्टूबर 2014 को, अगर यहाँ 2020 की जगह 2014 होता तो 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। क्या? स्वच्छ भारत अभियान। चलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये 2019 है। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 होगा, तब इस दिन को क्या मनाया जाता है? उस दिन से गणतंत्र दिवस, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? देखिए भाषाएं कई होती हैं, हमारे यहाँ तो खासकर ज्यादा होती है। भारत में बहुत सारी भाषाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी है। इतनी भाषा, कोस कोस पे पानी बदले, और पता नहीं कैसे एक तो कहावत इसी तरह से है कि पग पग पर पानी बदले और कोस कोस पे भाषा। तो इस तरह से भारत में है, हर अगर एक कोस के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बताइए कि सबसे प्राचीन भाषा कौन है? प्राचीन मतलब सबसे पुरानी भाषा, सब उसके पहले कोई भाषा नहीं थी। तो सबसे पहले पुरानी भाषा क्या हिंदी थी, या पाली भाषा थी, या संस्कृत, या उर्दू थी? तो आपको बता दें थोड़ा सा डीप में कि सबसे पुरानी भाषा थी हमारे यहाँ संस्कृत। हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में अगर सबसे पुरानी भाषा कोई है तो वो संस्कृत है। क्या? संस्कृत भाषा है। तो विकास कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद पाली का हुआ, पाली के बाद फिर प्राकृत का हुआ, उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश के बाद अवहट यानी हिंदी भाषा का प्रचलन तब शुरू हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? क्या कह रहा है? बुंदेलखंड में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो ज्यादा स्तर पर पाई जाती है? देखिए, क्या काली मिट्टी है, या जलोढ़, या ये थोड़ा सा मिक्स टाइप है, ऑप्शन नंबर सी छोड़ दीजिएगा, या विंध्यन मिट्टी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुंदेलखंड में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक लाल मिट्टी पाई जाती है, कौन सी? लाल मृदा, और एक काली मृदा, ठीक है। लाल मृदा और काली मृदा, 2 प्रकार की मृदा कहां पाई जाती है? बुंदेलखंड में। और ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऐसी है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मात्रा का मतलब सबसे ज्यादा अगर एरिया कोई कवर करती है तो जलोढ़ मिट्टी कवर करती है, ठीक है। और जो काली मिट्टी है ना, ये उपज में बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? इसमें पानी की सोखने की क्षमता अधिक होती है, पानी रख लेती है, और ज्यादा दिन तक वहां पर पानी जमा रहता है, जिससे वहां की फसलों पे जो ज्यादा असर नहीं पड़ता है। फसलें अगर उनको प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा तो अच्छी उपज होंगी। तो काली मिट्टी पानी सोखने की ज्यादा क्षमता रखती है, सोखती भी है और पानी रोक करके रखती है। लाल मिट्टी में ऐसा नहीं होता है, लाल मिट्टी उपजाऊ में कम होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर बुंदेलखंड से एक सवाल आया है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? देखिए, आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आर्थिक मतलब रुपया पैसा नहीं, रुपया पैसा तो होता है आर्थिक, लेकिन इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में, वहां पे खनन के क्षेत्र में, और तमाम प्रकार के विभाग आते हैं। तो उन सब में आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? क्या 5 है, 6 है, 7 है, या 8 है? आप लोग ऑप्शन नंबर क्या इसमें सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा।
बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। कितना? 7 है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यूपी जीके भी इंपॉर्टेंट महत्व रखता है आपके एग्जाम में। इसमें से 1 से 2 सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 9 को रखा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी? बताइए। थोड़ा सा यूपी के बारे में आप लोगों को बता दें कि यूपी का सबसे पुराना नाम हुआ करता था क्या? प्रांतीय। ठीक है, इसका पुराना नाम संघ प्रांत के नाम से होता था, संयुक्त प्रांत के नाम से। ठीक है, तो 24 जनवरी सन 1950 को संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी 1950 डेट याद रखिएगा। इस दिन को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, तो इसी दिन से ये घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 2018 से। 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर क्या है? द ईका बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछेगा। 1 सवाल या 2 सवाल पुस्तक से, क्योंकि जो प्रचलित पुस्तक होती है हाल फिलहाल की वो भी पूछी जा सकती है, और खासकर इतिहास में पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बुक पूछ दिया, तिलक की बुक पूछ दिया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की, तिलक की हुई, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा आप लोग गहन अध्ययन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप लोग बताइए कि द ईका बॉग नामक पुस्तक किसने लिखी है? जेके रावलिंग ने लिखा है, मेगन मिरांडा ने लिखा है, या रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, या मलाला यूसुफजई? देखिए मलाला यूसुफजई के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये पाकिस्तान की रहने वाली है। मलाला यूसुफजई शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये सबसे युवा महिला है। पूरे नोबेल को सबसे युवा में अगर किसी ने प्राप्त किया है तो वो मलाला यूसुफजई, शांति के में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेके रावलिंग साहब ने पुस्तक लिखी है द ईका बॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 2 क्वेश्चन आया था जिसका हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बता दें 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने किया था? अभी ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम लोग और सही आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? या मोतीलाल नेहरू, या चित्तरंजन दास, सुखदेव एवं राजगुरु, अरुणा आसिफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शन क्या सही होगा? तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोग मिल करके 1 जनवरी सन 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत को आजाद करने के लिए किस किस प्रकार से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए और कितने लोगों को जोड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, और इन्हीं सब के बारे में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, आज क्वेश्चन थोड़ा कम है, आगे से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सवालों की संख्या ज्यादा रहेगी और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन कम है क्योंकि पीडीएफ तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग देखते हैं कि अपना अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है? मतलब इन दोनों का गैपिंग के अंदर डिफरेंस जो देखा जाए 1 डिग्री में दोनों का डिफरेंस में कौन है? क्या ढाका शहर है, इस्लामाबाद है, या एवरेस्ट पर्वत है, या अमरनाथ गुफा है? थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दें आपको, ये हमारा क्या है? ग्लोब। देखिए जो समांतर होती है, समांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं जो इस प्रकार से होती हैं वो क्या होती हैं? वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या? अक्षांश रेखा। और जो इस तरह से खींची जाती है ऐसे होती है इस प्रकार से, वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। क्या? देशांतर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि अक्षांश रेखा किसको कहा जाता है और देशांतर रेखा किसको कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। देखिए, इसमें से दो सवाल बनता है। अगर अक्षांशों की संख्या पूछेगा तब जवाब अलग होगा, और अगर पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तब सवाल का उत्तर अलग होगा। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिएगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या सही होगा? एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत में बिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर होता है, अक्षांश के। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। बस सवाल यहीं तक था। देखते रहिए MI कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।